प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत और ताइवान के बीच श्रमिकों को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत भारत ताइवान को हर साल हजारों की संख्या में श्रमिकों को भेजेगा। इसे भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। भारत अभी तक वन चाइना नीति का पालन करता है। इसके तहत चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देश ताइवान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन समेत कई दूसरे मुल्क ताइवान के साथ चीन से इतना स्वतंत्र राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। चीन शुरू से ही ताइवान पर आक्रमण की धमकी देता है। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच इस समझौते से चीन का बौखलाना तय माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों को अंदेशा है कि इसका असर भारत चीन सीमा पर भी देखने को मिल सकता है। 16 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए इस द्विपक्षीय समझौते से जुड़ी डिटेल को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है इससे ताइवान में भारतीय कामगारों की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा। इस समझौते पर अभी तक चीन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि चीनी सोशल मीडिया वीडियो पर इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। चीनी यूजर इसे चीन को चैलेंज देने से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि भारत ने ताइवान के साथ संबंध स्थापित कर वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है। बड़ी संख्या में चीनी यूजर्स ने अपनी सरकार से भारत को कड़ी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है। ताइवान के श्रम मंत्रालय के अनुसार उनके और भारत के दूतावासों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि इसके कार्यान्वयन से संबंधित डिटेल को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ताइवान ने भी श्रम समझौते की बारीकियों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि यह समझौता व्यापक बातचीत के बाद किया गया है। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच श्रम सहयोग पर बातचीत 2020 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण बाधित हो गई है। महामारी के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई। सितंबर तक समझौते के प्रमुख एजेंडे काफ़ी हद तक तय हो गए थे। अब हम रूस के बारे में थोड़ा बातचीत करें। रूस में एक और पुतिन विरोधी नेता की मौत से सनसनी मच गई है। दरअसल रूस में एक मुखर राजनेता एलेक्सी नवलनी की मौत हो गई है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र ने नवलनी की मौत की उचित जांच करने की बात कही है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी विपक्षी नेता की मौत के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। बाइडेन ने कहा कि वह नवलनी की कथित मौत से हैरानी में नहीं बल्कि आक्रोशित हैं। एलेक्सी नवलनी कौन थे? एलेक्सी नवलनी की पहचान पुतिन विरोधी राजनीति कार्यकर्ता की थी। उनका जन्म 4 जून 1976 को हुआ था। नवलिनी के माता पिता ने भी सोवियत शासन का विरोध किया था। नवलिनी ने उच्च शिक्षा में कानून और वित्त की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट वकील के रूप में काम किया। साल 2000 में नवलिनी रूस की उदार माने जाने वाले राजनीतिक दल याब्लोको में शामिल हुए। यह वह समय था जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने थे। नवलिनी शुरू से पुतिन प्रशासन के विरोधी थे। उन्होंने मॉस्को निर्माण परियोजनाओं को मुद्दा बनाया और इन्हें राजनीतिक बहसों में शामिल किया। इसी दौरान उन्होंने एक रेडियो शो शुरू किया। इसके अलावा नवलिनी ने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें पुतिन समर्थकों की आलोचना की जाती थी। इस तरह से नवलिनी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक भ्रष्टाचार विरोधी ब्लॉगर के रूप में की। कहा जाता है कि नवलिनी ने युवा रूसियों की एक पीढ़ी को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। साल 2011 का समय था जब पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ा क्रेमलिन विरोधी प्रदर्शन हुआ था। नवलिनी ने उस वर्ष रूस के संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक व्यापक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। पुतिन की नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2013 में नवलिनी ने मॉस्को के मेयर पद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 27% वोट मिले। पुतिन के खिलाफ लड़ना चाहते थे चुनाव। इसके बाद नवलिनी ने रूस के 2018 चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हो सके। दरअसल अदालत द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद नवलिनी को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए। इसे नवलिनी ने पुतिन के दोबारा चुनाव के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच नवलिनी को जेल में डाल दिया गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। इसके अलावा अधिकारियों ने नवलिनी से जुड़े कार्यकर्ताओं के घरों और कार्यालयों पर भी छापा मारा। अगस्त 2020 में नवलिनी साइबेरिया के दौरे पर गए थे। वहां से मॉस्को लौटते समय नवलिनी बीमार पड़ गए। इसके बाद नवलिनी को इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। हफ्तों बाद जर्मन सरकार ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि नवलिनी को जहर दिया गया था। कुछ दिनों बाद नवलिनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। रूसी विपक्षी नेता ने दावा किया कि उन्हें खुफिया अधिकारी ने उनके अंडरवेयर में जहर लगाकर मारने की साजिश रची थी। जहर दिए जाने के 5 महीने बाद जनवरी 2021 में नवलिनी वापस मॉस्को चले गए और यहाँ पहुँचते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
2 महीने बाद रूसी अधिकारियों ने नवलिनी को 2 साल की जेल की सजा देने का आदेश दिया। उन्हें ऐसी जेल में रखा गया जो कैदियों के साथ बुरे बर्ताव के लिए कुख्यात मानी जाती है। जेल में उचित चिकित्सा सुविधा की कमी के विरोध में उन्होंने 1 सप्ताह की भूख हड़ताल की। इस दौरान नवलिनी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। जेल में बंद पुतिन विरोधी नेता की मुश्किलें कभी कम ही नहीं हुई। अगस्त 2023 में एक रूसी अदालत ने नवलिनी को जेल में बंद नेता पर उग्रवाद का समर्थन करने के आरोप में अतिरिक्त 19 साल की सजा सुनाई। पिछले साल दिसंबर में नवलिनी के सहयोगियों ने दावा किया कि 20 दिनों तक उनसे संपर्क टूटा रहा। अंत में उनके प्रवक्ता ने कहा कि वो मिल गए हैं। इस बीच अधिकारियों ने उन्हें आर्कटिक जेल में स्थानांतरित कर दिया, जो रूस के सबसे दूरदराज के शहरों में से एक में स्थित है। इसके अलावा यह जेल अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। फरवरी 15, 2024 वह तारीख थी जब नवलिनी को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखा गया। इस दिन वह अदालत की सुनवाई में वीडियो लिंक के जरिए जेल में काले कपड़े पहने हुए दिखाई दिए थे। अगले दिन यानी 16 फरवरी को रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि जेल में टहलने के बाद नवलिनी बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। आइए अब हम भारत के रॉकेट 3DS के बारे में बात करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को GSLV रॉकेट के साथ तीसरी पीढ़ी की एक मौसम पूर्वानुमान संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और समुद्री अवलोकनों के अध्ययन को बढ़ावा देना है। 51.7 मीटर लंबा GSLV F-14 रॉकेट यहाँ से प्रक्षेपित किया गया। मौजूदा मिशन के निदेशक ने कहा है कि उपग्रह को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित कर लिया गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि इस सफलता ने अंतरिक्ष एजेंसी को अधिक आत्मविश्वास दिया है, क्योंकि GSLV की अगली बार NISAR मिशन में तैनात किया जाएगा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। प्रक्षेपण को देखने के लिए एकत्र भीड़ ने रॉकेट के रवाना होने पर तालियां बजाकर खुशी जताई। इसरो ने कहा है कि 2274 किलोग्राम वजनी उपग्रह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों को सेवा प्रदान करेगा। मिशन का वित्त पोषण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। मिशन का उद्देश्य मौजूदा परिचालन इनसैट 3D 2013 में प्रक्षेपित और इनसैट 3DR सितंबर 2016 में प्रक्षेपित को मौसम संबंधी उन्नत पूर्वानुमानों, भूमि और महासागर स्तरों की निगरानी और आपदा संबंधी चेतावनी के लिए सेवाओं को निरंतरता प्रदान करना है। 3 चरणों वाला यह प्रक्षेपण यान लगभग 20 मिनट की उड़ान के बाद योजना के अनुसार रॉकेट से अलग हो गया और उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। 1 जनवरी को PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन को सफल प्रक्षेपण के बाद 2024 में इसरो के लिए यह दूसरा मिशन है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।